नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर, तो आइए देखते हैं इन सभी खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। इन 3 देशों में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल। पीएम जापान में G7 क्वाड की शिखर बैठक, पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स के कोऑपरेशन के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। G7 सम्मेलन में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक मजबूती, सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य समेत विकास शामिल। सम्मेलन में कई सत्रों के दौरान जो डिजिटल तंत्र है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर भी चर्चा होनी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में भारत 3 औपचारिक सत्र में भाग लेगा। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य, विकास, स्त्री पुरुष समानता के बारे में चर्चा। दूसरे सत्र में 20 मई और तीसरे सत्र जो है वो 21 मई को आयोजित होना है। हिरोशिमा में हो रहे G7 सम्मेलन में दूसरा सत्र जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर होगा, जबकि तीसरे सत्र का विषय है शांति, स्थिरता और समृद्ध विश्व की ओर बढ़ना। प्रधानमंत्री जापान में G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। जापान ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, संयुक्त राष्ट्र सहित और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष मूर्ति का अनावरण करेंगे। क्वाड समूह के सभी देशों के नेताओं के साथ हिरोशिमा में बैठक आयोजित करने की योजना चल रही है। G20 के भारत के वर्तमान अध्यक्षता के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की ये विदेश यात्रा काफी महत्वपूर्ण। G7 के शिखर सम्मेलनों में भारत की भागीदारी शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान के हर गंभीर प्रयास में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को उजागर करती है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचेंगे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की मेजबानी होगी। इस मंच में भारत और प्रशांत द्वीप समूह के 14 देश शामिल। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बोब डाडे और प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ बैठकों के अलावा कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ भी परस्पर बातचीत करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री 22 मई को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबारी प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगी। यह कार्यक्रम 23 मई को सिडनी में रखा गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को लखनऊ के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली भाग लेंगे। खेलो इंडिया की भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर। बाबू बनारसी दास स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। लोकसभा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया। नया संसद भवन अत्याधुनिक बनाया गया, जिसमें कार्यालयों, कॉन्फ्रेंस रूम के लिए पर्याप्त जगह बनाई गई। इसमें लाइब्रेरी, कमेटी रूम, डाइनिंग रूम बनाए गए हैं। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। नए संसद भवन में विशाल कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और सांसदों के लिए लाउंज भी है। 3 गैलरी को भी जगह दी गई। एक गैलरी में टेक्सटाइल और बाकी 2 गैलरी में केंद्र शासित राज्य समेत सभी राज्यों की ऐतिहासिक इमारतों को दर्शाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज चिंतन शिविर होगा, जिसमें मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री के विजन 2047 को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। गुवाहाटी के साथ तीर्थस्थलों को जलमार्गों से जोड़ा जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत आज केंद्रीय मंत्री
सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही देश की सबसे चौड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी 8 लेन की सुरंग अप्रैल 2024 में बन जाएगी। इसमें हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली के लोगों का इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से संपर्क बेहतर हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे 4 जून को न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का पिछला विदेश दौरा काफी विवादित रहा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील के विश्वनाथ को सीजीआई आज शपथ दिलाएंगे। सभी जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वरीयता क्रम के हिसाब से 2030 में विश्वनाथन सीजीआई बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर के ढांचे के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यह सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की है याचिका। दिल्ली सरकार के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में उपराज्यपाल की ओर से देरी करने के मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने लगाई थी याचिका। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में दोपहर 12:30 बजे खांडेराव स्टेडियम में होगा। सिद्धरामैया और शिव कुमार के साथ कई और मंत्री लेंगे शपथ। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को किया है आमंत्रित। पुंछ में सुरक्षा बलों ने मेंढर के मनकोट तहसील में तड़के तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने को किया ध्वस्त। यहां से 10 किलो वजन के 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक चाइनीज पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर्स मिले। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश सीमा के तस्करी के प्रयासों को किया नाकाम। बीएसएफ ने कुछ सोना जब्त किया, वहीं बांग्लादेशी करेंसी भी जब्त की जिसे तस्कर बांग्लादेश से भारत ला रहे थे। गुजरात ने सूरत से लगभग 1160 मीट्रिक टन और 663 मीट्रिक टन वजन वाले 2 बड़े रिएक्टर्स को नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पहुंचाया। नेशनल वाटरवे 2 के माध्यम से असम की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई खुशी। जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई तक G20 की बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में कहा कि ये बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपने जीवन, संस्कृति, परंपराओं, पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि G20 की बैठक के जरिए लोग इस अवसर का लाभ उठाएंगे। उन्होंने पर्यटन समेत उद्योग के हितधारकों को इसकी शानदार सफलता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। कोच्चि में रेलवे और एनडीआरएफ ने मिलकर एक ऐसा मॉक ड्रिल आयोजित किया जिसमें ट्रेन दुर्घटना के बाद होने वाली गंभीर परिस्थितियों से निपटा जा सकेगा। इस दौरान सारे दृश्यों को देखकर ऐसा लगा मानो सच में कोई भीषण रेल दुर्घटना हो गई हो।
मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज भोपाल में आयोजित हो रही है। बैठक में वर्तमान में चल रहे अभियान कार्यक्रमों की समीक्षा होगी और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बॉम्बेलेमो में कुजरा बस स्टॉप से 20 इलेक्ट्रिक कदम्बा बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आने वाले 1 साल में 100 इलेक्ट्रिक बस सरकार की तरफ से लॉन्च करने की योजना। नोएडा के सेक्टर 32 में स्थित डंपिंग ग्राउंड में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। प्रशासन के अनुसार डंपिंग ग्राउंड में पड़ी सूखी पत्तियों के कारण लगी आग। दिल्ली और के आसपास के क्षेत्रों में आज से फिर पहाड़ चढ़ने के आसार। अनुमान है कि चिलचिलाती धूप के कारण आज तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों के मौसम में आज से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में आज से बारिश होने के आसार। इस साल अभी तक गर्मी ने अपना प्रचंड रूप नहीं दिखाया और एक बार फिर 23 और 24 मई तक मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना। मई में अब तक सामान्य से 3 गुना अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार देर रात बारिश और गुरुवार को चली हवा के बाद दिल्ली के वायु प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ। बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 336 था, जो गुरुवार को घटकर 149 पर पहुंचा। WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी नॉन शुगर स्वीटनर्स के सेवन को लेकर नई गाइडलाइन की जारी, जिसके अनुसार कृत्रिम मीठा लेना हानिकारक। इसके ज्यादा सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा जैसी बीमारियों की संभावना। WHO के पोषण और खाद्य सुरक्षा निदेशक ने लोगों को प्राकृतिक मिठास वाले भोजन जैसे फल या बिना मिठास वाले भोजन और पेय पदार्थों के सेवन की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन पूरी तरह से करना चाहिए बंद। WHO की गाइडलाइन डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर सभी पर लागू होती है। इसके अलावा यह पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट जैसे टूथपेस्ट, स्किन क्रीम और दवाओं, कम कैलोरी वाली शुगर और शुगर अल्कोहल पर भी लागू नहीं होगा। अप्रैल में देश का कोयला उत्पादन सालाना आधार पर 8.5% से बढ़कर 7 करोड़ टन से पार। कोयला मंत्रालय ने अपने मासिक उत्पादन आंकड़ों को जारी करते हुए ये कहा कि 1 साल पहले इसी महीने में देश का कुल कोयला उत्पादन 6.72 करोड़ टन रहा था। कोयला उत्पादन वृद्धि देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया ने 5 करोड़ टन के साथ सबसे अहम भूमिका निभाई है। अप्रैल 2022 में CIL का कोयला उत्पादन 5.34 करोड़ टन रहा था। सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड का अप्रैल में उत्पादन 4.77% वृद्धि के साथ 55 लाख टन के पार, जबकि साल भर पहले ये 53 लाख टन के आसपास था। पिछले महीने में भारत की कोयला आपूर्ति भी 11.5% से बढ़कर 8 करोड़ टन के पार पहुंची। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाला खर्च जो है उसके दायरे में उसे लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने के मकसद से डेबिट और क्रेडिट कार्ड में भेजी गई राशि के कर संबंधी पहलुओं में समानता लाने पर काम किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेश में खर्च की गई राशि पर अब TCS किया जा सकेगा और अगर TCS देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वो अपने आयकर या फिर अग्रिम कर देनदारियों के एवज में क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है। SBI का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2022-23 में चौथी तिमाही में 83% उछलकर 16,694 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। मुख्य रूप से ब्याज आय बढ़ने की वजह से फंसे कर्ज के एवज में कम प्रावधान से लाभ बढ़ा। वाणिज्य मंत्रालय चमड़ा क्षेत्र के लिए आयात निगरानी व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत व्यापारियों को आयात के बारे में पहले से सूचना देने के साथ पंजीकरण संख्या लेनी होगी। पिछले 9 साल में खादी कपड़ों के कारोबार से जुड़े खादी और ग्राम उद्योग की कुल बिक्री 3 गुना से अधिक। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में KVI की बिक्री का आंकड़ा 1,34,629 करोड़ रुपए रहा। साख निर्धारण करने वाली S&P एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ BBB पर बरकरार रखा। एजेंसी ने कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियाद से अगले 2 से 3 साल में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने वाला है। वक्त ब्रेक का।
अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। शुरू करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत के लिए BBB की जो रेटिंग बरकरार रखी है, उसके साथ साथ अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा को लेकर A3 रेटिंग की पुष्टि की गई। एजेंसी ने दीर्घकालीन जो साख है उसे लेकर परिदृश्य को स्थिर माना है। सेबी ने भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयर्स में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नोटिस भेजते हुए उसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की है। सेबी ने 15 दिन के भीतर पैसों का भुगतान नहीं करने पर मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी और उनकी जो बैंक खाते हैं उन्हें कुर्क करने की चेतावनी भी दी है। रामको सीमेंट्स लिमिटेड का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का जो शुद्ध मुनाफा है वो 27% से बढ़कर 150 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। बिक्री बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बीते वर्ष 2022-23 का मुनाफा दोगुना से अधिक होकर 21 करोड़ के पार से पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने 9 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन 31 मार्च 2023 को जो समाप्त वित्त वर्ष है उसमें चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 919 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने जानकारी दी। जीएसटी नेटवर्क और पोर्टल पर अब जो रजिस्टर्ड कारोबारी हैं उन्हें अपनी दुकान या फिर औद्योगिक इकाई के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर का प्रदर्शन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर कारोबारियों को 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पिछले 16 मई से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से जीएसटी वेरिफिकेशन के लिए सघन अभियान चलाया गया। अधिकारी सभी कारोबारियों से जीएसटी नंबर प्रदर्शन करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसे सख्ती से लागू करने की हिदायत दे रही हैं। ये आगे दिखता है। इसी क्रम में चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे। ऑपरेशन करुणा के तहत राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना का चौथा जहाज आज यांगून पहुंचेगा। जहाजों में आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। भारत सरकार ने सूडान के लोगों को 25 टन चिकित्सा सहायता मुहैया करवाई। एक विशेष भारतीय वायुसेना C-17 गुरुवार को चिकित्सा लेकर सूडान पहुंचा। चिकित्सा सहायता भारत के राजदूत BS मुबारक ने सूडान के गवर्नर फथला अलहाज अहमद और सामाजिक विकास मंत्री अहमद अदम बखीत को सौंपी। गवर्नर मुबारक ने कहा कि भारत और सूडान के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत सहयोग और संकट के समय भारत हमेशा सूडान का समर्थन करता है। रेड सी स्टेट के गवर्नर ने सहयोग और समर्थन के लिए भारत सरकार को दिया धन्यवाद। सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बताया कि समय से मुहैया कराई गई इस मेडिकल सहायता से सूडान के कई अस्पतालों में मरीजों की सेवा करने में मदद मिलेगी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से फांसी की सजा नहीं देने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि फांसी की सजा देना मानव अधिकारों का अपमान। अमेरिका ने ईरान से हत्याओं को रोकने, मुकदमों को बंद करने, लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया। ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन को नेताओं ने दंगा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे विदेशी देशों का हाथ। उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका और G7 देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने रूस के लगभग 70 कंपनियों और संगठनों को ब्लैक सूची में डाल दिया। इन प्रतिबंधों में अमेरिका ने रूस की कंपनी और बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। युद्ध में शामिल कई वस्तुओं को व्यापक रूप से प्रतिबंधित किया गया। वहीं ब्रिटेन ने रूस के खनिज क्षेत्रों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी। ब्रिटेन ने रूस के हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सेशन में यूक्रेन में युद्ध के दोनों और हथियारों की सोर्सिंग को और फ्लो को अहम मुद्दा बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ने उन देशों की ओर से उंगली उठाई जिन्हें वे लगातार आक्रमण के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यूक्रेन, अमेरिका और ब्रिटेन ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय रक्षा के लिए अमेरिका का हथियारों का प्रावधान इस संघर्ष को हवा नहीं दे रहा, बल्कि ये मॉस्को का आइडियल रुख है जो कीव की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल रहा है।
रूस के खिलाफ अमेरिका और बाकी G7 अर्थव्यवस्थाओं के घोषित प्रतिबंधों के एक नए पैकेज के खिलाफ भी काउंसिल सेशन के दौरान चर्चा की गई। अर्जेंटीना में महंगाई और अस्थिर आर्थिक हालात के कारण लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार की मांग को लेकर भी अपना विरोध जताया। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विकास मंत्रालय तक मार्च किया। कहा, खाद्यान्नों की कमी से देश में भुखमरी की स्थिति, सूखे के कारण अनाज की पैदावार में कमी आई। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिल बाइडेन का हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री ने वहां उनका अन्य नेताओं के साथ स्वागत किया। फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम दिवस पर फ्लैग मार्च के जवाब में गाजा सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस रैली में हमास और इस्लामिक जिहाद के अधिकारी भी शामिल। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम फ्लैग मार्च की निंदा की और अल अक्सा मस्जिद परिसर पर इजरायली छापे को रोकने की मांग की। फिलिस्तीनियों द्वारा इजराइल और गाजा को अलग करने वाली बाड़ पर विस्फोटक फेंकने के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। गाजा पट्टी पर एक विरोध प्रदर्शन में हिंसा के दौरान इजरायली पुलिस ने गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलिस्तीनियों द्वारा इजराइल और गाजा को अलग करने वाली बाड़ पर विस्फोटक फेंकने के बाद अधिकारियों ने गोलियां चलाई। गुरुवार को खेले गए आईपीएल के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद आरसीबी की प्लेऑफ की उम्मीद मजबूत। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। कोहली के आईपीएल करियर का ये छठा शतक रहा। कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। हैदराबाद की ओर से हेनरिक क्लासेन ने भी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 51 गेंदों पर 104 रन की पारी खेली, लेकिन ये उनका शतक उनकी टीम को जीत नहीं दिला पाया। आईपीएल के आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हैं। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटने का लिया फैसला। उन्हें उम्मीद जताई कि 2024 में उनके पेशेवर करियर का ये अंतिम सत्र होगा। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 खिताब जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में पदार्पण के बाद पहली बार नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा, जो किसी भी ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में विश्व रिकॉर्ड है। देश के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्दी देश के टॉप नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तर्ज पर हमीरपुर में ओलंपिक खेलों के लिए एनएससी की स्थापना की जाएगी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग सेमीफाइनल में एज अल कमार को मात देकर फाइनल में किया प्रवेश। वेस्ट हैम 1976 के बाद अपने पहले बड़े यूरोपीय फाइनल में पहुंचा। वेस्ट हैम ने पहले लेग में 2-1 से जीत हासिल कर ली, वहीं दूसरे चरण में 1-0 से हराया। फाइनल में वेस्ट हैम का सामना फियोरेंटीना से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में बासेल को हराया। इस लीग में खेले गए मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड ने ब्राइटन को 4-1 से हरा दिया। इस जीत ने न्यूकासल को पहली बार चैंपियंस लीग में वापसी के मुहाने पर खड़ा किया है। 6 बार की विजेता सेविया सेमीफाइनल के दूसरे चरण में यूवेंटस पर अतिरिक्त समय में जीत के बाद 7वें यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंची। लिवरपूल के मैनेजर यार्गन क्लॉप पर अप्रैल में टॉटनहैम पर अपनी टीम के 4-3 की जीत के बाद रेफरी पॉल टियर्नी के बारे में की गई टिप्पणियों के लिए 2 मैचों पर प्रतिबंध लगाया गया। वर्ल्ड नंबर 5 स्टेफानोस सित्सिपास ने गुरुवार को बोर्ना कारिक पर रोम में एक और सीधे सेट्स में जीत के साथ अपना इटालियन ओपन सेमीफाइनल का टिकट किया बुक। डेनियल मेदवेदेव ने यानिक हैनफमैन को सीधे सेट्स में हराकर इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। यहां उनका सामना सित्सिपास से। कान फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ इंडिया पवेलियन के एक सत्र में हिस्सा लिया। भारतीय सिनेमा और निर्माताओं की प्रशंसा की। माइकल डगलस ने कहा कि वो उनकी पत्नी
भारत और भारत के सिनेमा को खूब पसंद करते हैं। अमेरिकी अभिनेता ने कहा कि जब वो भारत आए तब से भारत की मेहमान नवाजी के कायल। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को इफ्फी में सपरिवार शामिल होने का दिया न्योता। मुरुगन ने उन्हें भारत में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महत्व के बारे में भी बताया। वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक पोस्टर किया भेंट। भारत इस वर्ष इफ्फी के 54वें संस्करण की करेगा मेजबानी। भारतीय पवेलियन पर अन्य कई सत्रों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण पर राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव सत्र का भी आयोजन हुआ। भारत की 4 फिल्में इस बार कान में कर रही हैं प्रदर्शन। फ्रांस में मौजूद भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने कहा, भारत का सिनेमा और सिनेमा इंडस्ट्री और टैलेंट आज फ्रांस सहित पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी की नई फिल्म सत्य प्रेम की कथा का टीजर हुआ रिलीज। समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की ये फिल्म लगातार लोगों को आकर्षित कर रही है। लोगों को है इसका इंतजार। और एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।